हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दिस इज ओम प्रकाश रुकिया। चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, ऑर्डर पे ये वीडियो है, जैसे आप सभी को पता ही है, और इसमें अपन जो डिस्कस करने वाले पॉइंट्स है आपके सामने हैं। इंट्रोडक्शन रहेगा छोटा सा, सेक्शन अलॉटमेंट, ट्रेनिंग में क्या क्या रहता है, कंफर्मेटरी एग्जाम, मतलब डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स हैं, जैसे कि आपके इंसेंटिव एग्जाम भी रहेंगे, एसएस एग्जाम भी रहेंगे। तो उसमें क्या क्या है करके, मतलब कुछ तो ये कंपलसरी एग्जाम है, कुछ आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ट्रांसफर और टूर में क्या क्या है, क्वार्टर्स, फैमिली लाइफ कैसी रहती है, लीव, एलटीसी, मेडिकल, प्रमोशन एस्पेक्ट्स क्या हैं, सैलरी और जॉब प्रोफाइल में क्या क्या है, आपको स्टडी टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है फर्दर स्टडीज के लिए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या हैं, और लास्ट में मैंने सीजीडी और सीएजी जो ऑर्डर्स रहते हैं उसमें क्या डिफरेंस रहते हैं, उनकी फैसिलिटीज में क्या डिफरेंस रहता है, उसके बारे में बताया। मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा अर्जुन तिवारी, जो कि अभी सीजीडीए में कार्यरत है, मेरे फ्रेंड ही हैं। उन्होंने मेरी काफी हेल्प की इसमें बताने में कि क्या क्या डिफरेंस रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको इस तरह के वीडियोस और भी आगे देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं अपन। ग्रुप सी में इसको रखा गया, नॉन गस्टेड पोस्ट है, लेवल 5 में है ये। इसका पे स्केल 29,200 टू 92,300 है। सीएजी, सीजीडी और अदर मिनिस्ट्री में इसकी पोस्टिंग रहती है। एज लिमिट इसकी 18 टू 27 ईयर्स। सीजीएल एग्जाम रखता है, जिसमें टायर 1, टायर 2, टायर 3 रहता है। पूरा डिटेल में अगर आप इसको जानना चाहते हैं, आपको नहीं पता है, तो रोजगारवाले.com पे आप जाके देख सकते हैं। वहां पे इसमें मैंने ब्लॉग लिखे हैं और वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। बैचलर डिग्री इसमें चाहिए होती है। चलिए अपन अब स्टार्ट करते हैं ज्वाइनिंग डे से। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे पहले आपको जाते ही वहां पे कराना होता है। क्या होगा, तो जैसे कि आप जब पहले दिन जाते हैं तो सबसे पहले आपको मन में थोड़ा सा टेंस रहता है कि यार कैसा माहौल रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो आपको मैं ये बता दूं कि जो आईएनएडी जो ऑफिसेज हैं वहां पे आपको एकदम घर जैसा माहौल मिलेगा, मतलब सभी सपोर्टिव माहौल मिलता है वहां पे, सभी आपको सपोर्ट करेंगे। तो वहां पे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, आप आराम से मस्त होकर जाइए। जब आप पहले दिन जाते हैं तो आपको एकेडमिक सर्टिफिकेट आपके चेक करवाने रहते हैं, प्लस मेडिकल सर्टिफिकेट। आप अपने जो भी चीफ मेडिकल ऑफिसर आपके एरिया का, लोकल एरिया का, वहां से उसका एक सर्टिफिकेट लेके आ सकते हैं उसके सिग्नेचर के साथ में। लेकिन अगर आपने नहीं लेके आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहां पे टाइम दिया जाता है। आप वहां के जो भी लोकल हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पे सीएमओ के सिग्नेचर ला के दिखा सकते हैं। जब तक आप वो लेके नहीं आते मेडिकल सर्टिफिकेट, तब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है। ज्वाइनिंग आपको फिर बाद में जब आप मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो और लेके आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। सबसे पहला काम आप क्या कीजिए कि भी जो भी एडमिन सेक्शन है वहां पे जाके आप बता दीजिए कि भी आपने कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भर रखा है। क्योंकि इससे क्या होगा कि जब आप मूड बना लेंगे दूसरे गवर्नमेंट जॉब में जाने का, तो आपको टेक्निकल डेजिग्नेशन लेने में बहुत ही आसानी होगी। और नॉर्मली क्या रहता है कि जब आप, कई बार क्या रहता है कि आपको कोई दूसरे एग्जाम दे रहे होते हैं, आपको ज्वाइन नहीं करना रहता है, आपको थोड़ा लेट ज्वाइन करना रहता है, तो उससे क्या होता है कि आपको सबसे पहले एडमिन सेक्शन को इंटीमेट करना रहता है। इसके लिए एडमिन सेक्शन को आप बता सकते हैं वैलिड रीजन देके कि भाई मैं ये ज्वाइन नहीं करता हूँ। आपको मतलब अगर स्टडी के बारे में बताएंगे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कोई अगर आप वैलिड रीजन बताते हैं तो आपको थोड़ा एक्सटेंशन मिल जाता है उसके। और एक्सटेंशन मिलने के बाद में आपको एडमिन सेक्शन ही इंटीमेट करेगा कि आपको फर्दर दोबारा कब ज्वाइन करना है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं इसमें और क्या है। सेक्शन अलॉटमेंट एंड ट्रेनिंग। सेक्शन अलॉटमेंट इन दी सेंस है कि जब आपको ज्वाइनिंग दी जाती है तो उसके बाद में आपको सेक्शन अलॉट किए जाते हैं, जैसे कि एडमिन सेक्शन हो गया, ओडी हो गया, रिपोर्ट हो गया। पोस्टकॉम तो मैंने इसलिए लिखा है कि ये पीएनटी ऑडिट खासकर है, जिसको कि अब एफएनसी बोला जाता है। पहले ये पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन था, अभी इसको चेंज करके फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन कर दिया गया है। तो ये नॉर्मली जो एडमिन ओडी रिपोर्ट सेक्शन है, ये हर ही जितने भी आपके आईएनडी ऑफिस है उसके अंदर में ये रहते हैं। इसमें अलग अलग तरह के काम रहते हैं, तो इसमें आपको पोस्ट कर दिया जाता है। लेकिन डायरेक्टली आपको काम नहीं दिया जाता, आपको सीनियर ऑडिटर जो रहता है उसके साथ में अटैच किया जाता है, जो उसमें कि डब्ल्यू भी रहते हैं और सेक्शन इंचार्ज भी रहते हैं। तो आप डब्ल्यू प्लस सीनियर ऑडिटर दोनों की सहायता लेके इसमें आप काम कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है, क्योंकि आपका जो ट्रेनिंग पीरियड जो रहता है वो यही ट्रेनिंग पीरियड है। जो मैंने ऊपर ट्रेनिंग लिख रहा है उसके लिए अलग से ट्रेनिंग कुछ नहीं होता है। नॉर्मली जो आपको कंफर्मेटरी एग्जाम लगता है उसमें जो उसके जो पेपर्स रहते हैं उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसके लिए कोई डब्ल्यू या सीनियर डिप्लॉय किया जाता है, जो कि आपको जो सब्जेक्ट्स रहते हैं उनके बारे में बताता है। लेकिन जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज रहता है वो आपको सीधा डिप्लॉय कर दिया जाता है किसी सीनियर ऑडिटर के साथ में, या डब्ल्यू जो रहता है वो भी आपकी इसमें हेल्प करता है। तो वहां से आपको जो सेक्शन वाइज है बार बार उसमें दूसरे सेक्शन में, कभी किस सेक्शन में आपको डाल दिया जाता है, जिससे कि आपको हर सेक्शन का नॉलेज हो सके। ऑडिट टूर की अगर अपन बात करें तो आपको फर्स्ट ईयर में नॉर्मली नहीं भेजा जाता है, लेकिन अगर स्ट्रेंथ कम रहती है तो आपको भेजा भी जा सकता है। लेकिन अगर आप जैसे 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में आप इंटरेस्टेड है तो अपने सीनियर से बात भी कर सकते हैं कि सर मेरे को जाके इसको थोड़ा एक्सपोजर चाहिए, क्योंकि जो भी मेन काम अपने को सीखने को मिलता है वो ऑडिट टूर पे मिलता है। तो आप बात कर सकते हैं। लेडीज के लिए नॉर्मली टूर नहीं रहता है, क्योंकि जितने भी मेंस है वो जाने के लिए रेडी रहते हैं, वो स्ट्रेंथ वगैरह नॉर्मली रहती है। लेकिन अगर बाई चांस ज्यादा पार्टीज फ्लोट करनी रही और तो उस समय अब लेडीज को भी भेजा जाता है।
ट्रेनिंग आपका वही जो मैंने बताया अभी आप ऊपर में कि आपका कंफर्मेटरी एग्जाम के लिए क्लासेस लगती हैं, उसके लिए आपको डब्ल्यू सीनियर डिप्लॉय किया जाता है, जो कि आपको बताता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो भी रहती है आपको ऑफिस वर्क में डिफरेंट सेक्शंस के अंदर में उसको करवाई जाती है। चलिए दोस्तों आगे में देख लेते हैं। डिपार्टमेंटल एग्जाम्स इसमें रहते हैं जो कि कुछ तो आपके कंपलसरी रहते हैं, कुछ आप दे सकते हैं, आपके डिपेंड करता है। जैसे कंफर्मेटरी एग्जाम जो है वो आपका कंपलसरी है, इसमें लैंग्वेज पेपर्स रहते हैं। अगर सिविल ऑडिट में आपको डिप्लॉय किया गया आपका वहाँ पे है तो जो कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसका लोकल लैंग्वेज जो रहती है वहाँ का जो भी जहाँ पे जैसे मान लो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के लोग मराठी है तो मराठी का एक पेपर आपका रहेगा। और डिपार्टमेंटल पेपर्स रहते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट पेपर्स में लेकिन बुक अलाउड रहती है, लेकिन सिर्फ एक पेपर रहता है जो कि अकाउंटेंसी का, जो कि आपको उसमें बुक अलाउड नहीं रहती है, उसको बिना बुक के आपको करना रहता है। ये आपका 2 इयर्स का जो प्रोबेशन रहता है उसके अंदर में इसको आपको लगभग आपका कंप्लीट हो ही जाता है ये प्रोबेशन पीरियड के अंदर में। उसके बाद में ये जब कंफर्मेटरी एग्जाम आप कंफर्म कर लेते हैं तो प्रोबेशन पीरियड खत्म होते होते आपको एक कंफर्मेशन मिल जाता है। इंसेंटिव एग्जाम आप दे सकते हैं जब आप सीनियर ऑडिटर बन जाते हैं। सीनियर ऑडिटर बनने के लिए आपको 3 साल के बाद आप सीनियर ऑडिटर बनते हैं, तब एक इंसेंटिव एग्जाम आप पास करते हैं तो आपको एक इंसेंटिव एक्स्ट्रा मिलता है। इंसेंटिव एग्जाम में भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन का डीपीसी एक्ट वगैरह या कंसर्न जो भी डिपार्टमेंट है उसके क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। सीनियर ऑडिटर बनने के बाद में आप 1 साल बाद में इसको दे सकते हैं। एसएएस एग्जाम ये सबसे मतलब आपको जो कहते हैं कि ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा एग्जाम है। आप ऑडिटर से सीधा डब्ल्यू बन सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको 2 साल बाद में ही आप एलिजिबल हो जाते हैं। नॉर्मली जो डेट डिसाइड होती है 1 सितंबर एवरी ईयर रहता है। उस अगर आपने जब भी ज्वाइन किया और 1 सितंबर 2 साल बाद में अगर आपको 2 साल हो रहे हो, मतलब कई बार क्या होता है महीने 2 महीने का फर्क रहता है तो आपको ग्रेस पीरियड भी मिल जाता है, आप उसमें दे सकते हैं। तो ये मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ऑडिटर के लिए, जो कि आप डायरेक्ट ऑडिटर से सीधा डब्ल्यू बन सकते हैं। जब आप ये ट्रेनिंग जब आप एसएएस एग्जाम मतलब कर लेते हैं तो एसएएस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए एक ट्रेनिंग रहती है जो कि कंपलसरी 3 महीने आपको करनी रहती है। उसमें कुछ नहीं होता है कि जो आपके पेपर्स होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है, काफ़ी अच्छी स्टडी कराई जाती है जो कि आपके जो भी रीजनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे रहता है। कॉमन पेपर्स जो रहते हैं जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं एनआईडी के अंदर में, उसमें PC1 to PC5 कॉमन रहता है और PC14 भी कॉमन रहता है, जिसमें कि आपको 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। 3 अटेम्प्ट्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं अगर आपने ग्रुप ए कंप्लीट कर लिया हो। डिपार्टमेंटल पेपर्स PC6 to PC27 एक्सेप्ट PC14 को छोड़ के सभी रहते हैं, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट के हिसाब से रहते हैं। डिटेल आपको अगर सिलेबस जानना है तो rozagarwal.com पे मैंने डाल दिया है, वहां पे जाके आप एसएएस का सिलेबस देख सकते हैं। टोटल 12 रीजनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी स्क्रीन पे ये है। अगर आपका पोस्टिंग इन्हीं यूनिट्स में है तो ठीक है, वेल एंड गुड, आपको वहीं पे ट्रेनिंग करवा दी जाती है। नहीं तो आपको ट्रेवल करना पड़ता है, हॉस्टल में भी रहना पड़ता है और वहाँ पे हॉस्टल में सारी फैसिलिटीज रहती हैं। जो डायरेक्ट रिक्रूटर्स आते हैं डब्ल्यू, उनके लिए आपको क्या रहता है कि भाई उनके लिए कंपल्सन रहता है कि उनको 2 साल के अंदर अंदर तो ये कंप्लीट कर ही लेना होता है, क्योंकि अगर उन्होंने 2 साल में नहीं किया तो उनकी जो सीनियरिटी रहती है एसएससी की, सीजीएल के थ्रू जो भी सीनियरिटी रहती है वो उसको लूज कर देते हैं। लेकिन ये केस क्या है कि ऐसा केस में ऑर्डर के साथ में नहीं है, उसको वो आराम से कैसे भी कर सकता है। प्लस लेकिन एसएस में डिपार्टमेंटल एग्जाम के अंदर में जो ऑडिटर का प्लस पॉइंट है वो ये है कि जिस भी डिपार्टमेंट में आ गए आप दूसरे डिपार्टमेंट के लिए भी दे सकते हो, मतलब पेरेंट डिपार्टमेंट का आपको कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन जो डब्ल्यू डायरेक्ट आते हैं वो जिस डिपार्टमेंट में उनको एक बार पोस्टिंग कर दी वो उसी डिपार्टमेंट का, उसी पेरेंट डिपार्टमेंट का एसएस दे सकते हैं, दूसरे का नहीं दे सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है ऑडिटर को एसएस एग्जाम के अंदर में। जब एसएस एग्जाम देते हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट के लिए भी दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं पीएनटी हूँ भी, मेरे को एजी सिविल का देना है, सिविल के लिए मेरे को देना, तो आप सिविल के एग्जाम के लिए दे सकते हैं। वो जब आपको रजिस्ट्रेशन होता है उस समय आपको इस चीज का इंटीमेट करना होता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, प्रमोशंस पे आ जाते हैं। तो प्रमोशंस में भाई इसमें 2 लाइनें हैं। एक तो ये है कि भाई आप ऑडिटर से सीधा जा रहे हो, एसएस एग्जाम नहीं दे रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि आप ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर बनने में आपको 3 साल लगते हैं और सीनियर ऑडिटर से जो सुपरवाइजर बनते हैं तो कम से कम 18 से 20 साल लगते हैं। इसके ऊपर आपको डब्ल्यू पोस्ट में भी मिलती है, लेकिन नॉर्मली आप सुपरवाइजर तक ही रिटायर हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि भाई आपको सुपरवाइजर की पोस्ट भी नहीं मिलती, अगर वो वैकेंटी नहीं रहती है तो सीनियर ऑडिटर पे आप रिटायर हो सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा चांसेस जो आपको मैंने बताया था कि आप जब एसएएस एग्जाम दे लेते हैं तो उसका एक अलग ही मतलब आगे प्रमोशन एस्पेक्ट हो जाता है। और नॉर्मली जो भी नए ऑडिटर्स आ रहे हैं वो इसको निकाले लेते हैं, उतना ज्यादा हार्ड भी नहीं रहता है और उतना ज्यादा इजी भी नहीं रहता है, एवरेज रहता है। ये इसमें डिपेंड करता है भी आपको क्या है कि आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इसमें पढ़ना पड़ता है। तो अगर आपका अच्छी रीडिंग स्किल्स है और आप उसको मतलब एक अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसको आराम से आप निकाल सकते हैं। और इसमें क्या है कि अटेम्प्ट्स भी बहुत ज्यादा रहते हैं, 6 अटेम्प्ट तो आपको सीधे ही, अगर आपने ग्रुप ए निकाल लिया तो आपको 4 अटेम्प्ट्स और मिल जाते हैं। तो कैसे जैसे करके ये निकाल लेते, मतलब जो भी नए ऑडिटर्स आते हैं इसको आराम से निकाल लेते हैं। नॉर्मली मैंने देखा है कि जैसे कि एजी ऑफिस वगैरह में फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इसको कई निकाल लेते हैं, कई सेकंड अटेम्प्ट में इसको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है कि देखिए अगर आप डब्ल्यू बन जाते हैं तो फाइनेंशियल बेनिफिट आपको क्या है, आपको सीधा 4 साल के अंदर, जैसे आपके 4 साल कंप्लीट हो आपको लेवल 9 मिल जाता है, फाइनेंशियल बेनिफिट मिल जाता है। मतलब कि डब्ल्यू से आप मतलब आपको पहले क्या एओ पोस्ट मिलती थी, लेकिन अभी एओ पोस्ट नहीं है, एओ पोस्ट को अभी निकाल दिया गया, वहां पे एओ पोस्ट को रखा नहीं गया है।
अभी आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिल जाता है जो कि लेवल 9 में आपको 4 साल में कर दिया जाता है। अभी क्या है कि इसके बाद में डब्ल्यू से सीधा आपको सीनियर बनाया जाता है, मतलब सीनियर को अभी ग्रुप ए का स्टेटस भी दे दिया गया है। तो आपको क्या है कि भाई सीधा जब आपको फर्स्ट प्रमोशन मिलेगा वो ग्रुप बी से सीधा ग्रुप ए का रहेगा, जो कि भी आपका भाई देखा जाए तो प्रमोशन एस्पेक्ट के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद में क्या रहता है कि दोस्तों की आपको ग्रुप ए जो पोस्ट है जो स्टेटस मिला हुआ है उसमें कई, तो इसमें मेरे को कई स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर ग्रुप ए मतलब कि जो भी आईएनडीएस के हिसाब से इनको फैसिलिटी मिलती है क्या? तो आईएनडीएस के हिसाब से नहीं मिलती है, इनको ग्रुप ए का स्टेटस सिर्फ मिला है, उनका फैसिलिटीज अलग रहती है। जब सीनियर एओ डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पे चले जाता है तब फिर उसको आईएनडीएस की जो भी फैसिलिटीज रहती हैं वो सारी मिलती हैं। अभी क्या रहता है कि भी आप जब सीनियर बनने के लिए आपको कितना साल लगेगा? कम से कम ये मान के चलिए 15 साल, 15 से 20 साल माने, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग है, पीएनटी में कुछ अलग है, सिविल में अलग है, तो 15 से 20 साल के बीच में आपको लगता है। फर्दर आपको डिप्टी डायरेक्टर बनने के लिए कम से कम 15 से 20 साल लगते हैं। तो देख लीजिए आप इसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई आपने कब ज्वाइन किया। अगर आपने जल्दी ज्वाइनिंग किया तो आपको डिप्टी डायरेक्टर तक जाने के चांसेस पूरे रहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ट्रांसफर एंड डेपुटेशन। ऑडिटर के लिए कोई ट्रांसफर नहीं है, सुपरवाइजर लेवल तक भी कोई ट्रांसफर नहीं है, लेकिन हाँ म्यूचुअल ट्रांसफर आप कर सकते हैं। अगर आपके कैटेगरी का ही बंदा किसी और स्टेट में है तो आप उसे म्यूचुअल ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन वो भी नॉर्मली आपका जो प्रोबेशन पीरियड रहता है उसके बाद में ही हो पाता है। डेपुटेशन वगैरह डिपेंड करता है कि भैया अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स हैं कि नहीं है वहाँ पे। अगर आपके सीट्स वगैरह हैं तो आप वहाँ पे डेपुटेशन कर सकते हैं, वो भी प्रोबेशन पीरियड के बाद में। और कई बार क्या रहता है कि आपको जैसे कि भाई आपने खुद अप्लाई किया कि मेरे को वहाँ डेपुटेशन जाना है, वहाँ पे सीट है करके, तो आपको वहाँ जाता है तो आपका पब्लिक इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं रहता है वो, तो आपको वहाँ डेपुटेशन अलाउंस नहीं मिलता है। लेकिन अगर उनकी तरफ से अगर डेपुटेशन आती है और आप जाते हैं तो आपको फिर सारे जो भी अलाउंसेज रहते हैं वो मिलते हैं। अलाउंसेज मतलब सिर्फ डेपुटेशन अलाउंस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मोस्ट प्रोबेबली जो ट्रांसफर रहता है डब्ल्यू का वो उतना फ्रीक्वेंट नहीं रहता है। ये मैं डब्ल्यू की इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप बाई चांस डब्ल्यू पोस्ट ऑडिटर से आप डब्ल्यू बन जाते हो तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें अलग अलग रहता है कि जैसे कि भाई सिविल है, सिविल के अंदर में क्या रहता है कि भाई आपको एक जोन दे दिया जाता है, जैसे महाराष्ट्र जोन है तो महाराष्ट्र जोन है तो भाई महाराष्ट्र के अंदर अंदर में ही आपकी पोस्टिंग रहेगी, महाराष्ट्र के बाहर नहीं होगा। पीएनटी वगैरह है तो उसमें ऑल इंडिया रहता है, लेकिन पीएनटी वगैरह में भी नॉर्मली आपको जब प्रमोशन होता है डब्ल्यू का तभी, मतलब डब्ल्यू से आप जब सीनियर बनेगे तभी पोस्टिंग रहता है, और नॉर्मली आपको 2-3 साल बाद में वापस आपके जो भी पेरेंट ऑफिस रहता है वहाँ पे बुला लिया जाता है। डब्ल्यू के डेपुटेशन के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, अगर आपको नॉर्थ इंडिया दिल्ली वगैरह में चाहिए तो वहाँ पे सीट्स वगैरह रहती हैं, तो डब्ल्यू को वहाँ पे डेपुटेशन नॉर्मली आसानी से मिल जाता है कंपेरेटिवली ऑडिटर। ट्रांसफर वेरी करते हैं डिपार्टमेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें डिपेंड करता है। जैसे पीएनटी का मैंने आपको बताया, सिविल का एज बजाय तो वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी आगे सीजीडीए में वैसे मैंने लिखा है इसमें, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा आगे सीजीडीए में भी कैसे ट्रांसफर रहते हैं, कैसे क्या पॉलिसीज रहती है, वो मैंने लास्ट में डिस्कस किया है तो वो आपको बताऊंगा। क्वार्टर्स वगैरह नॉर्मली आपको मिल जाते हैं जाते ही, लेकिन ये हो सकता है कि भी आपको डिजायर्ड प्लेस पे ना मिले, क्योंकि एक सिटीज के अंदर में अलग अलग जगह क्वार्टर्स रहते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको मिल जाते हैं। फैमिली लाइफ आपकी इसमें लगभग कूल ही रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। टूर वगैरह भी जाना पड़ता है तो नॉर्मली ऑर्डर्स को चेंज कर करके भेजा जाता है। हाँ डब्ल्यू का आप बोल सकते हैं कि भी उनके फ्रीक्वेंट टूर्स रहते हैं तो वहाँ पे थोड़ी फैमिली लाइफ वगैरह डिस्टर्ब रहती है, लेकिन उतना नहीं रहता है जितना कि आप मतलब सोचते हैं कि भाई एक बार टूर पे चले गए तो नहीं आ रही, क्योंकि 40 to 45 डेज का रहता है तो इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। बस आपको मैं बताना चाहूँगा, इतना ही कहूँगा कि फ्लेक्सिबिलिटी रहती है तो उतना डिस्टर्ब नहीं रहता है। लीव वगैरह जो है आपको EL30, CL8, HPL 20 और RH2 है। इसमें आपकी CL एंड RH है वो लैप्स हो जाती है, अगर आप उसी साल उसको नहीं लेते हैं तो EL और HPL आगे एक्सटेंड हो जाती है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आगे में क्या है। सैलरी ऑफ ऑडिटर इन CAG, CGD एंड अदर मिनिस्ट्रीज, इसको लेवल 5 में रखा गया जैसे मैंने आपको बताया। तो देखिए इसमें जो बेसिक रहता है जो आपको मिलेगा वो 29,200 मिलेगा, XYZ सिटी कोई भी हो। DA अभी 17% ऑफ बेसिक पे है, DA को अभी सीज कर दिया गया है जनवरी 2020 से लेके जुलाई 2021 तक। उसके बाद ही कोई आपको जो भी है DA वगैरह मिल पाएगा, अभी सीज है तो उसके हिसाब से 17% अपन पकड़ते हैं तो 4,964 आता है। HRA 24%, 16% एंड 18% XYZ सिटीज के हिसाब से आप देख सकते हैं इसमें 8,000 के आसपास, फिर 5,000 और 2,000 अप्रॉक्स उतना आपको आ रहा है। TA 3600 पकड़ते हैं अपन, DA 612। ग्रॉस अगर आप देखें तो इसमें आपको X सिटी में 46,000, Y सिटी में 43,000 और Z सिटी में 39,000 के आसपास आता है। ये पूरा है जो भी है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो मैंने इसमें आपको डिटेल में अगर आपको बाद में देखना हो तो आप देख सकते हैं। NPS आपका जो रहता है वो 10% करता है, 14% गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूशन रहता है। ये पहले 10% था, अभी बढ़ के 14% हो गया है।
तो इसमें जो आपकी कटिंग रहती है वो 10% रहती है बेसिक प्लस डीए की, जो कि आपकी 3416 है। सीजीजीएस में आपके 250 कट होता है, सीजीजीआईएस में 30 और प्रोफेशनल टैक्स में 300। टोटल डिडक्शन हो गया 3996। तो अगर अपन टेक होम पकड़ें तो एक्ससीटी में 42,000 अप्रोक्स, वाई में 39,000 और जेड में 35,000 के आसपास में आपको सैलरी स्टार्टिंग में जाते ही ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको मिलती है। दोस्तों देखते हैं आगे में क्या है। अभी आपके अलाउंसेस वगैरह आ गए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा डब्ल्यू का वीडियो देख रखा है या जो भी सीबीआईएसआई का है वो अगर आपने देख रखा है तो उसमें अलाउंसेस वगैरह जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रहते हैं वो लगभग सेम रहते हैं। खासकर जैसे ऑडिट टूर ओवर हो गया, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। बाकी सीजीजीआईएस हो गया, सीजीएचएस हो गया, आपके जो भी ये रिम्बर्समेंट हो गया ट्यूशन फीस, लगभग सेम है। तो अगर आपने देख रखा है तो आप इस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपने नहीं देखा है तो आपके लिए वीडियो है, मतलब ये अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके लिए काफी इसमें आपको इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो देखिए आरटीएफ में क्या रहता है कि 27,000 मिलते हैं आपको एकेडमिक ईयर के, 2 चिल्ड्रंस तक मिलते हैं आपको। और इसके लिए क्या करना होता है, पहले बहुत सारे फॉर्म्स वगैरह अपने को भरने पड़ते थे, सबको डिटेल देना पड़ता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, बस एक सिंगल फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें स्कूल अथॉरिटी के साइन चाहिए होते हैं, तो आपको ये क्लेम मिल जाता है। ऑडिट जो टूर रहता है उसमें जो सीनियर ऑडिटर और डब्ल्यू का जो मैंने आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है डब्ल्यू का पूरा डिटेलमेंट में, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि सीनियर ऑडिटर और डब्ल्यू का तो सेम रहता है। जैसे कि ये यहाँ पे भी मैंने दिखाया आपको कि होटल का 750 पर डे जितनी भी सिटीज रहती है, तो उसमें अगर 750 तक आप क्लेम करते हैं तो आपको कुछ भी रिसिप्ट वगैरह नहीं दिखानी होती है। लेकिन अगर उससे ज्यादा क्लेम करते हैं तो आपको रिसिप्ट दिखानी पड़ती है। लेकिन ऑडिटर के लिए 450 पर डे मिलता है। ऐसे ही फूड में 800 रुपीज पर डे मिलता है आपको सीनियर ऑडिटर और डब्ल्यू के लिए, और ऑडिटर को 500 पर डे। कन्वेंस के लिए 12 किलोमीटर पर के हिसाब से दोनों को उसी हिसाब से मिलता है, चाहे वो सीनियर ऑडिटर हो चाहे ऑडिटर हो। लेकिन सीनियर ऑडिटर और डब्ल्यू के लिए 225 पर डे है, ऑडिटर के लिए 113। ये मतलब अगर जैसे आपका डीए 25% बढ़ जाता है तो इसमें 50% की बढ़ोतरी अपने आप हो जाती है ऑटोमेटिक, इसमें ऐसा रूल है। ट्रेन और बस जो है आपके लिए, ट्रेन के लिए सेकंड एसी रहता है जो इंटाइटलमेंट है सीनियर ऑडिटर डब्ल्यू के लिए, ऑडिटर के लिए थर्ड एसी इंटाइटलमेंट रहता है। सीजीएचएस फैसिलिटी या मेडिकल फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी है जो आपको एक टेंशन फ्री कर देती है। भगवान करे कि आपके साथ में ऐसा कुछ हादसा ना हो, लेकिन अगर कुछ ऐसा मेडिकल का कोई मोटा खर्चा आ जाता है तो अपन सारा का सारा जो भी क्लेम है अपन कर सकते हैं इसमें, ये ऐसी फैसिलिटीज में रहती है। तो मेडिकल के साइड से आपको टेंशन फ्री रखते हैं। अलाउंसेस वगैरह जो अपन अभी आगे देखते हैं, और उसमें अलाउंसेस वगैरह में और क्या है, जैसे एलटीसी आ गया तो एलटीसी आपको नॉर्मली क्या है कि 8 साल लगातार जो भी नई रिक्रूट है उनको 8 साल लगातार मिलता है, जिसमें कि हर 4 साल में आपके जो 3 साल रहते हैं वो होम टाउन रहते हैं और 1 साल ऑल इंडिया रहता है। एक होम टाउन को आप ऑल इंडिया में कन्वर्ट करा सकते हैं। आप एलटीसी लेते समय लीव एनकेशमेंट भी करवा सकते हैं, मतलब जो भी आपकी लीव है उसके पैसे आप ले सकते हैं, 10 डेज एट ए टाइम ले सकते हैं और 60 डेज पूरे एंटायर सर्विस में ले सकते हैं। लेकिन लीव एनकेशमेंट जब आप करवाते हैं तो आपके पास में 30 डेज का मतलब आपके पास में बैलेंस होना चाहिए ईएल, अगर नहीं है तो आप लीव एनकेशमेंट नहीं करवा सकते हैं। ये जो फैसिलिटी आपकी 8 साल तक तो लगातार रहती है, लेकिन उसके बाद में आपको 4 साल में 2 मिलते हैं, मतलब 2 बार आप ले सकते हो। उसमें से एक ऑल इंडिया रहता है और एक आपका होम टाउन रहता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आगे में क्या है। इंक्रीमेंट आपका एवरी ईयर 3% ऑफ बेसिक पे आपको मिलता है, जो कि 1 जनवरी और 1 जुलाई पे मिलता है। वो आपके ज्वाइनिंग पे डिपेंड करता है। आपके ज्वाइनिंग होने के बाद में जस्ट 6 महीने बाद में जो भी इंक्रीमेंट पड़ता है वो आपका सबसे पहला इंक्रीमेंट रहता है। रिटायरमेंट के टाइम पे आपको ह्यूज अमाउंट मिलता है, जो कि आपके एनपीएस में जमा हुए होते हैं। आपका कंट्रीब्यूशन प्लस जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है उसका जो 60% होता है वो आपको कैश मिलता है। पेंशन के लिए आपको 40% मतलब 40% जो रहता है वो आपका पेंशन बनता है। अगर आप 60 ईयर्स के बाद में उस मतलब रिटायरमेंट ले लेते हो, अगर उससे पहले आप इसको विड्रॉ कर रहे होते हैं तो आपको 80% के आसपास में इसका आपको बनाना पड़ता है, मतलब उसकी पेंशन बनानी पड़ती है। ग्रेचुटी आपको 20 लाख मिलती है, अप टू 20 लाख मिलती है। 20 लाख तक जो भी आपका इसका कुछ फार्मूला रहता है उसके हिसाब से निकाल के आपको अप टू 20 लाख तक दिया जाता है। लीव इंकेजमेंट आपको मिलता है, अगर आपके 300 ईयर्स आपके बैलेंस है तो आप उसको लीव इंकेज करा सकते हैं, उसके पैसे ले सकते हैं, जो कि आपकी लास्ट जो बेसिक पे रहेगी रिटायरमेंट टाइम की उसके हिसाब से आपको मिलता है। आप रिटायरमेंट के बाद में भी सबसे अच्छी बात है कि सीजीएचएस फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको 10 ईयर्स का कंट्रीब्यूशन देना रहता है, जो कि नॉर्मली अगर आज की डेट से देखें तो ज्यादा नहीं होता है, कम से कम 10 से 12 हजार या मैक्सिमम 15,000 के आसपास रहता है। तो उतना आप एक साथ उसको जमा करा के लाइफ टाइम के लिए इसको ले सकते हैं। इवन आप हर महीने कटा के भी इसको ले सकते हैं, जैसे कि अभी आप जब आप ड्यूटी कर रहे होते हैं तो हर महीने कटाते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद में भी हर महीने कटा भी कर सकते हैं आप, प्लस एक साथ कंट्रीब्यूट करके भी आप उसको कर सकते हैं। मतलब ये फैसिलिटी आप जो सीजीएचएस की है वो ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अभी अपन आ जाते हैं जॉब प्रोफाइल और स्टडी टाइम आपको क्या मिलता है इसके अंदर में। तो जॉब प्रोफाइल आप देखेंगे तो अलग अलग रहता है, एडमिन सेक्शन में अलग है, ओडी में अलग है, रिपोर्ट में अलग है। नॉर्मली एडमिन सेक्शन में देखा जाए तो आपका भी जो भी पे स्ट्रक्चर रहता है, जो भी आपकी पेमेंट वगैरह करते हैं वो उसमें रहता है, कुछ रिटर्न्स वगैरह रहते हैं उनको देखना रहता है। रिपोर्ट सेक्शन और ओडी सेक्शन में आप मोटा मोटी ये जान लीजिए कि जो भी अपने ऑब्जेक्शंस आते हैं
जब अपन ऑडिट टूर पे जाते हैं तो उस चीज़ को यहाँ पे देखा जाता है। छोटे ऑब्जेक्शन ओईडी में, बड़े ऑब्जेक्शन रिपोर्ट में देखे जाते हैं। अगर आपको सेक्शन वाइज पूरा डिटेल जानना है तो मैंने नीचे में जो डब्ल्यू का जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें मैंने सेक्शन वाइज सबके काम बताए हैं, तो आप वो वीडियो नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहां जाके उसको देख सकते हैं। टूरिंग और डेस्क जॉब दोनों रहता है। डेस्क जॉब जब है जब आप इन सेक्शन के अंदर में डिप्लॉय हैं वहां कर रहे हैं, और टूरिंग जॉब आप टूर पे जाते हैं और टूर पे, तो उस तरह का टूरिंग जॉब रहता है। नॉर्मली 40 to 45 डेज का एक टूर बनता है, 4 क्वार्टर्स रहते हैं। हर क्वार्टर में ये भी हो सकता है कि आपको लगातार आपका नंबर आ जाए, कई बार होता है कि भाई अल्टरनेट हिसाब से बेचते हैं, लेकिन नॉर्मली डब्ल्यू जो रहते हैं या सीनियर रहते हैं उनका हर क्वार्टर में नंबर आता है, तो टूर्स वगैरह उनके लिए ज्यादा रहते हैं। ऑर्डर्स के लिए जो टूर है वो कंपेरेटिवली कम रहते हैं। ड्यूटी टाइम जो आपका है, जो डेस्क जॉब है 9 AM to 6 PM रहता है, प्लस टूर के अंदर में आपका ड्यूटी टाइम आप जहाँ पे जाते हैं, जिस भी यूनिट में जाते हैं, जो भी उनका ड्यूटी टाइम या जो भी उनका हॉलीडे रहता है उसके हिसाब से आपके हॉलीडेज रहते हैं। बात है स्टडी टाइम के लिए, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं मेरे को, जितने भी नए रिक्रूटर्स आते हैं, फोन्स आते हैं मेरे पास में कि सर हम लोग को फर्दर यूपीएससी वगैरह की तैयारी करें, स्टडी टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इवन जो डब्ल्यूज रहते हैं उनको भी काफ़ी टाइम मिल जाता है, स्टडी टाइम मिल जाता है। आप टूर पे जाते हैं तो वहाँ पे भी आप अपना टाइम निकाल सकते हैं काम के अलावा भी। लेकिन अगर ऑडिटर की बात करें तो ऑडिटर में इनफ टाइम रहता है, आप चाहे टूर पे हों चाहे आप सेक्शन में आप मतलब अलॉट हो, आपके वहाँ पे ड्यूटी हो, तो वहाँ पे आप अच्छे से टाइम निकाल के जो भी फर्दर आपके स्टेट पीसी से यूपीएससी उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। आगे में देखते हैं दोस्तों। अब आ जाती है फील्ड की बारी। तो ये मतलब फील्ड वर्क जो रहता है वो मेन जो ऑडिट का जो रहता है कि आपको जो काम सीखना रहता है वो आपको यहीं से गेन किया जाता है। तो नॉर्मली जो ऑडिटर रहता है वो क्या होता है, जो सीनियर और डब्ल्यू होता है उसको टूर पे असिस्ट करता है, और जो जहाँ पे भी सीनियर और डब्ल्यू जो भी पार्टी लेके जाते हैं, जैसे कि नॉर्मली जो INED ऑफिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, और जो PSUs रहते हैं BSNL, FCA, NTPC, सेल, IOCL, इन सब के ऑडिट करते हैं। तो ये जो पार्टी रहती है इसमें जो ऑडिटर रहता है या सीनियर ऑडिटर जो रहता है वो उसको सीनियर और डब्ल्यू को असिस्ट करता है, प्लस खुद अपने भी ऑब्जेक्शन निकालता है और सीनियर और डब्ल्यू की सहायता से उसको कंफर्म करवाता है। फील्ड टूर जो रहता है उसके अंदर में क्या था, आपके पास में अपॉर्चुनिटी रहती है प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने की। नॉर्मली जो OD और रिपोर्ट सेक्शन में आप जो काम कर रहे होते हैं वो ये फील्ड से आया होता है। वहां तो अपने को क्या नॉलेज होता है कि अच्छा ये पॉइंट्स हैं, ये ऐसे करके निकालें, लेकिन नॉर्मली जब अपन फील्ड में जाते हैं, फील्ड में जाने के बाद में उन ऑब्जेक्शन को कैसे निकालना है, तो वो एक मतलब अच्छा मतलब टास्क जॉब जो रहता है, मतलब एक इस तरह का जॉब रहता है कि जिसमें कि अपने को करने में बहुत मजा आता है। चैलेंजिंग पार्ट ये रहता है कि भैया कई बार तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिल पाते अपने को, कि उनके लिए अपने को जो हेड रहता है उनसे बातें करनी पड़ती हैं कि भैया डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिलाओ, बार बार उनसे करना पड़ता है। तो ये कॉरस्पॉन्डेंस करना पड़ता है जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहता है उसके साथ में, और उसके बाद में उसमें कोई सॉफ्टवेयर वगैरह रहते हैं, सॉफ्टवेयर में से डाटा निकालना पड़ता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है, तो उसमें फिर काफी ऑडिट पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं जो कि बहुत ही टीडियस और मतलब चैलेंजिंग टास्क रहता है। लेकिन आप जैसे जैसे इसको करते जाएंगे आपको इसमें मजा आएगा। दोस्तों आगे देखते हैं इसमें गुड टर्म्स क्या रहते हैं। जैसे मैंने डब्ल्यू में भी ये सब बताया आपको, अगर आपने वो देख रखा तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपको दोबारा बताता हूँ। इसमें क्या रहता है कि जो डिफरेंट सिटीज रहते हैं उसमें आप में जाने का मौका मिलता है आपको, कि अलग अलग जगह आपको टूर वगैरह लगते हैं, तो आप काम तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन जो बीच में छुट्टियां वगैरह आती हैं, प्लस या आपके जो शाम का टाइम हो गया उस समय आप जो भी आपको जब टाइम रहता है तो आसपास की जगह जो है वहां आप जाके घूम सकते हैं। एज ए टीम वर्क वहां हम लोग काम करते हैं, लाइक ए फैमिली रहता है सब लोग। वर्क प्रेशर, अगर वर्क प्रेशर आप देखा जाए तो ऑडिटर और सीनियर ऑडिटर का तो एकदम नील रहता है, कुछ भी वर्क प्रेशर नहीं रहता है। डब्ल्यू का थोड़ा सा बहुत वर्क प्रेशर रहता है, वो डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का ऑडिट मिला है, खासकर परफॉर्मेंस ऑडिट होता है उसमें थोड़ा सा वर्क प्रेशर रहता है, लेकिन सफिशिएंट टाइम मिलता है आपको, आप आराम से उस जो भी आपको टास्क दिया जाता है उसको आप आराम से कर लेते हैं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी दिक्कतें आती हैं क्योंकि आप नए रहते हैं, लेकिन अपने सीनियर की सहायता से आप हर चीजें सीखने लगते हैं, और आप जो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, आप अगर इंटरेस्ट लेके करते हैं तो सारी चीजें आप उसमें सीख जाते हैं। और ऑडिटर और सीनियर ऑडिटर की बात करें तो उनको जस्ट जो डब्ल्यू और सीनियर्स होते हैं उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं, उस तरह से काम करने रहते हैं। अभी फाइनली आ गया, ये काफी बच्चों ने डिमांड किया कि सर जो ऑडिटर CGDA में होता है, CAG में होता है, उनमें मतलब क्या डिफरेंस है, क्या क्या रहता है, तो वो हमें बताइए। तो उसके लिए स्पेशल थैंक टू अर्जुन तिवारी जिन्होंने मेरे काफी हेल्प की इसको पूरा करने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या है। CGDA डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, सबसे पहली बात तो ये। और जो CAG है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि अलग ही है, किसी मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आती है। CGDA जो है डिफरेंट कमांड्स में डिवाइडेड है, जैसे आर्मी कमांड, नेवी कमांड, एयरफोर्स कमांड, ठीक है, ऑर्डिनेंस कमांड। तो इन सब में जो भी ऑडिटर जाएगा उनकी ड्यूटी इसके अंदर में रहेगी, ठीक है। और जो भी डिपार्टमेंट्स है आपके किसके जो CAG वाले हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड है। FNC जैसे FNC फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन हो गया, रेलवे हो गया, MAB हो गया, सिविल हो गया। तो ये मतलब डिवाइड अलग तरह से इसको डिवाइड किया हुआ है।
अगर कैंटीन फैसिलिटी की बात करें तो सीजीडीए जो भी ऑडिटर या डब्ल्यू जो भी रहते हैं उनको उसमें फैसिलिटी है, लेकिन सीएजी वालों को इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। सीजीडीए में भी इसमें भी जो भी आपके नॉर्मल जो रहते हैं, मतलब सीजीडीए में लिकर के लिए कोई भी वो नहीं है कि आपको लिकर वगैरह के लिए जो कार्ड रहता है वो नहीं मिलता है। नॉर्मल जो भी आपको ग्रोसरी आइटम रहते हैं उन्हीं के लिए सिर्फ आपको कैंटीन फैसिलिटी मिलती है। ट्रांसफर जो रहते हैं वो सीजीडीए के अंदर मैं आपको बता दूं, जो मैं इसके तो बता ही चुका हूं आपको जो सीएजी में किस तरह के ट्रांसफर्स रहते हैं, लेकिन सीजीडी के अंदर में ऑडिटर के भी ट्रांसफर्स रहते हैं, डब्ल्यू के भी ट्रांसफर्स रहते हैं। खासकर 5 to 7 ईयर्स के अंदर में आपको जो भी कमांड्स रहते हैं, डिफेंस कमांड्स है, उसके इन बिटवीन आपको घुमाया जाता है। अगर आपने हार्ड एरिया काट लिया 2 साल के लिए तो फिर आपको चॉइस पोस्टिंग मिल जाती है इसके अंदर नॉर्मली। और सीएजी के अंदर में कोई ट्रांसफर नहीं है। तो इसमें अगर देखा जाए कि भाई आप अगर सीजीडी आपको मिल जाता है और आपकी पोस्टिंग आपके होम टाउन से दूसरी जगह है, तो आपके फिर भी चांसेस रहते हैं कि भाई आप वापस अपने होम टाउन में आ सको। लेकिन अगर आपको सीएजी में एक बार अलॉट हो गया तो आपका फिर कोई चांसेस नहीं रहते हैं। सिर्फ चांसेस तभी रहते हैं कि आपका कोई अगर म्यूचुअल ट्रांसफर हो या कोई डेपुटेशन हो, लेकिन आपकी पोस्टिंग नहीं हो पाती है। तो ये एक सीजीडी में देखा जाए तो प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपको अपना होम टाउन मिलने के भी चांसेस रहते हैं। ट्रेनिंग सीजीडीए में कमांड सेंटर के हिसाब से रहता है कि जैसे जैसे अलग अलग कमांड सेंटर है तो उनके हिसाब से वहां पे भी उनकी ट्रेनिंग हो जाती है। कई बार उनके सेंटर में ट्रेनिंग सेंटर नहीं होते हैं, तो अलग अलग जगह जैसे कलकत्ता, बेंगलोर वगैरह वहां जाना पड़ता है, वहां पे उनको जाके ट्रेनिंग करनी पड़ती है। लेकिन ये केस में ऐसा नहीं है। जो सीएजी में अगर अपन देखा जाए तो उनकी कंसर्न उसी ऑफिस में ट्रेनिंग हो जाती है। जो भी अलग अलग सेक्शन मैंने बताया, अलग अलग सेक्शन के हिसाब से जो ट्रेनिंग रहती है उनकी हो जाती है। लेकिन सीजीडीए के लिए अलग से वहां पे जाना पड़ता है। टूर को अगर देखा जाए तो सीजीडीए में नॉर्मली लोकल टूर ही रहते हैं, जहां पे आपकी ड्यूटी रहती है उसी के आसपास के जो भी यूनिट्स रहते हैं वहीं पे टूर रहता है। लेकिन सीएजी के अंदर में ऐसा नहीं है। सीएजी में जैसे मान लो कि अगर आप जिस सिटी में पोस्टेड है उसमें लोकल टूर्स भी रहेंगे, लेकिन आपको सिटी के बाहर भी जाना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट क्रॉस भी करना पड़ता है, कई बार आपका स्टेट भी क्रॉस करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि भाई आपको किस तरह का ऑडिट आप कर रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन का आपको ऑडिट करना है। तो ये डिफरेंसेस हैं जो कि नॉर्मली इसके अंदर में रहते हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हैं इसमें कि भाई आपको सीजीडी में जाना है कि सीएजी में जाना है, किस हिसाब से आपको प्रेफरेंस भरना है, देख लीजिए। और फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तो दोस्तों ये था वीडियो पूरा ऑडिटर पे। मैंने पूरी कोशिश की कि भी जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपके जितने भी सारे डाउट्स है वो सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए जय हिंद।